नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यसभा में सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 की चर्चा में प्रतिभाग किया। इस विधेयक में तंबाकू उत्पादों पर नया उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। आइए अब आपको सुनाते हैं राज्यसभा में क्या कुछ कहा सांसद महेंद्र भट्ट ने। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 के पर बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया और मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, इसका उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करना है। यह धारा 3 के तहत लगाया जाता है। इससे भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रहित करने का प्रावधान है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में संशोधन है। तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ने से कर राजस्व की रक्षा होगी। सरकार के इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद टैक्स को संरक्षित करने के लिए सरकार को तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाने से राजकोषीय गुंजाइश प्रदान करना है। इसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य और राजस्व को मजबूत करना। सरकार ने तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों जैसे हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगाकर साथ ही उत्पाद शुल्क में वृद्धि करके जन कल्याण की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। हानिकारक उत्पादों के उपयोग से हतोत्साहित करना इसका उद्देश्य है तथा महत्वपूर्ण सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राजस्व बढ़ाना उद्देश्य है। युवाओं और कमजोर समुदाय के बीच तंबाकू के समर्थन को कम करने एवं स्वयं अर्जित रोग से मुक्ति के लिए इस विधेयक का लाना बहुत नितांत आवश्यक हो गया था। जब सरकार मध्यम वर्ग के सभी लोगों के लिए उनके कर को बोझ को कम करती है, गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं संचालित करती है, तो तंबाकू जैसे हानिकारक और गैर जरूरी उत्पादों से राजस्व संग्रह विवेकपूर्ण और न्याय संगत है। तंबाकू से कैंसर, हृदय, उसकी चर्चा पूर्व में आई है, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। हड्डियों का घनत्व को कम हो जाता है, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है, पेट में कैंसर बढ़ता है। सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर 90% फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। सीओपीडी की बीमारी 85 से 90% सिगरेट पीने से होती है। हृदय रोग और अस्थमा जैसे रोग इससे होते हैं। महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में तंबाकू निर्यात से देश को 12,589 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले 5 वर्षों में 87% वृद्धि निर्यात में हुई है। और आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। जी हां, एमडीडीए एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां विकास नगर शिमला बाईपास सहित कई क्षेत्रों में हुई बड़ी कार्रवाई। छरबा में मदन नेगी को 4 से 5 बीघा और शेरपुर में नवीन गुप्ता की 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। एमडीडीए का उद्देश्य देहरादून और आसपास के क्षेत्रों को नियोजित तरीके से विकसित करना है। बीसी तिवारी ने कहा, इसके साथ ही अवैध प्लॉटिंग और निर्माण शहर के स्वरूप को बिगाड़ते नागरिकों के लिए भविष्य में गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं और ऐसे में किसी भी प्रकार का अनाधिकृत विकास बर्दाश्त नहीं, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा। अवैध गतिविधियों पर होगी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। एमडीडीए की टीम लगातार मैदानी स्तर पर कर रही निगरानी। सचिव मोहन सिंह बर्दिया ने कहा, अवैध प्लॉटिंग का या निर्माण पाए जाने पर की जा रही है सख्त कार्रवाई। एमडीडीए का लक्ष्य क्षेत्र में व्यवस्थित, नियम सम्मत और सुरक्षित विकास करना, नहीं बरती जाएगी कोई भी ढिलाई। और डीएम टिहरी नितिका खंडेलवाल ने जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। डीएम ने विभागवार सभी के कार्यों की विस्तृत समीक्षा के साथ ही केंद्र पोषित और राज्य सेक्टर योजनाओं की भी जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। अधिकांश विभागों का लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पाया गया। देहरादून में हाल ही के दिनों में पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। चाहे वायरल
वीडियो, मारपीट की घटना हो या फिर नशा तस्करी, पुलिस हर छोटी सूचना पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है। बिंदाल पुल और मद्रासी कॉलोनी जैसे संवेदनशील इलाकों में अब शिकायतें अब कम हो गई हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के मुताबिक एएनटीएफ, एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम वर्क और ऑपरेशन काल नेमी जैसे अभियानों के चलते कई लोगों का सत्यापन हुआ, कई एफआईआर दर्ज हुई और कई बांग्लादेशियों को जेल भेजने व रिपोर्ट करने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही पुलिस कॉलेजों में छात्रों के ब्लड सैंपल लेकर व उनसे नशा मुक्ति के शपथ पत्र भरवाकर नशा नियंत्रण की दिशा में सख्त कदम उठा रही है। साथ ही किसी भी वायरल वीडियो में मारपीट या उपद्रव का मामला सामने आते ही एफआईआर की कार्रवाई तुरंत की जाती है। बाहरी लोगों की आवाजाही वाले मिक्स्ड पॉपुलेटेड क्षेत्रों में भी व्यापक सत्यापन अभियान जारी है, जहां आईसीजेएस, नेटग्रिड और अन्य टूल्स का उपयोग कर संदिग्धों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और सामने आते ही तत्काल विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनों आपने देखा होगा कि देहरादून पुलिस के द्वारा बड़ी तत्परता से जो भी छोटे से छोटा मामला संज्ञान में आता है, चाहे कोई वीडियो वायरल का होता है या ही कोई मारपीट का मामला होता है, तो तत्काल उस पर संज्ञान लिया जाता है और विधिक कार्रवाई तत्काल की जाती है। और इसी का कारण है कि जो इस प्रकार के जो वीडियो वायरल होते थे, मारपीट के मामले सामने आते थे, नशा तस्करी के मामले सामने आते थे या नशाखोरी के मामले सामने आते थे, तो उस पर काफी हद तक हम लोगों ने ब्रेक लगा लिया है। कुछ ऐसी लोकेलिटीज हैं जैसे कि बिंदाल पुल के आसपास वाली एरिया है या ये मद्रासी कॉलोनी वाला एरिया है, तो यहाँ भी आपने देखा होगा कि पहले से की शिकायतें लगभग आना वहां से बंद हो गई है। देखिए, उसका पूरा का पूरा जो काम है वो मैनेजमेंट और जो टीम वर्क हमारे द्वारा एएनटीएफ की टीम, एसओजी की टीम हो गई है या थाना पुलिस के द्वारा जो मिलकर काम किया गया, ये उसी का नतीजा है। जैसे कोई मामला संज्ञान में आया तो तत्काल उस टीम गठित की जाती है और टीम गठन के उपरांत जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है, विधिक कार्रवाई होती है, तत्काल उसको हमारे द्वारा अमल में लाया जाता है। और साथ ही साथ जैसे ऑपरेशन कालनेमी के तहत हमारे द्वारा काफी बढ़िया काम किया गया है। इसमें कई सौ लोगों के हमारे द्वारा सत्यापन किया गया है, इसमें एफआईआर भी की गई है, कई बांग्लादेशियों को भी हमारे द्वारा जो है जेल भेजा गया है, कई बांग्लादेशियों को डिपोर्ट भी किया गया है। और इसके साथ ही साथ जैसे हमारे जो प्रोफेशनल या टेक्निकल कॉलेजेस हैं, वहां भी देखिए हमारे द्वारा जो है विभिन्न छात्रों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा मैसेज आ रहा है। उनसे शपथ पत्र भी भरवाए जा रहे हैं ताकि वो नशा से, गीला नशा हो या सूखा नशा, उससे दूर रहें। और साथ ही साथ ऐसा अगर कोई वीडियो वायरल होता है जिसमें कि लड़ाई झगड़े का मामला संज्ञान में आता है, तो उसमें हमारे द्वारा तत्काल 107 जो भी 151 की कार्रवाई या फिर एफआईआर की कार्रवाई वो भी तत्काल की जाती है। नगर आयुक्त नमामि बंसल द्वारा भूमि अनुभाग को दिए गए 72 घंटे के अल्टीमेटम के अनुपालन में आज शहर में अवैध होर्डिंग और बैनर को हटाने के अभियान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने विभिन्न मार्गों, चौराहे और वाणिज्यिक क्षेत्रों में लगाए गए अवैध होर्डिंग्स का जायजा लिया और अभियान में लगी टीमों को निर्देशित किया कि सभी अवैध, अनधिकृत और असुरक्षित होर्डिंग्स को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। साथ ही अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों और यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने स्पष्ट किया कि शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंचाने वाले अवैध होर्डिंग्स किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। आवश्यकता है कि अनुसार टीम की संख्या बढ़ाकर 72 घंटे की समय सीमा के भीतर अनधिकृत होर्डिंग्स को पूरी तरह हटाया जाए। इसके अतिरिक्त नगर आयुक्त द्वारा भूमि अनुभाग को निर्देश दिए गए कि जिनके द्वारा बार बार सार्वजनिक स्थानों को वक्रीत किया जा रहा है, इसके साथ ही साथ उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाए तथा पब्लिक न्यूसेंस की धारा के तहत मुकदमा दायर करने की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही नगर निगम द्वारा जनसामान्य को सूचित किए जाने के लिए भी सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक घोषणा प्रसारित किए जाने के भी निर्देश दिए गए। आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा बागेश्वर रोड पर कार खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमें तत्काल एक्टिव हो गई। आपको बता दें कि कोतवाली सोमेश्वर क्षेत्रांतर्गत फकड़ खान क्षेत्र में देर रात एक कार खाई में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल अवस्था में फंसा हुआ था। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, फायर सर्विस और पुलिस की टीमें बिना समय गंवाए मौके के लिए रवाना हुई। रेस्क्यू टीमों ने पाया कि गाड़ी लॉक थी और उसमें एक व्यक्ति घायल पड़ा था। त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू पुलिस टीमों ने आयरन कटर की सहायता से गाड़ी को काटकर घायल व्यक्ति को सुरक्षित रेस्क्यू किया। घायल व्यक्ति को तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। रेस्क्यू टीमों की तत्परता और पेशेवर कार्यप्रणाली की बदौलत रात भर खाई और फंसे व्यक्ति की जान बचाई जा सकी।
और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड, जहां प्रकृति का हर रंग, हर मौसम जीवन को संवारता है। अब यही धरती अपने सपनों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। देहरादून से बेंगलुरु तक एक नई उड़ान जो जोड़ रही है सपनों को अवसरों से, यात्राओं को नई दिशा से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से अब हर छात्र, हर उद्यमी, हर परिवार सीधे देश की तकनीकी राजधानी से जुड़ सकेगा। देहरादून अब सीधे जुड़ चुका है देश के बड़े महानगरों से। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और अब बेंगलुरु। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़, गौचर और नैनी सैनी जैसे क्षेत्रीय हवाई अड्डे अब दूरस्थ इलाकों को जोड़ रहे हैं। पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कुमाऊं की नई पहचान बनेगा। इन हेली सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है। हम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये उड़ान सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती, ये जोड़ती है सपनों को। पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, निवेश को मिलेगी ताकत और व्यापार को मिलेगा विस्तार। छात्रों के लिए खुलेंगी नई राहें, उद्यमियों के लिए बनेंगे नए बाजार, परिवारों के लिए बढ़ेगी आत्मीयता की दूरी। आइए मिलकर बनाएं एक ऐसा उत्तराखंड जहां हर सपना ऊंचाई छुए, हर यात्रा सहज बने, हर लक्ष्य साकार हो। उत्तराखंड, अवसरों की नई उड़ान, विकास की नई पहचान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में अवैध निर्माण करने वाले हो जाए सावधान, क्योंकि अब ऋषिकेश एमडीडीए में आ गए हैं अभिषेक भारद्वाज ने इससे पूर्व फजवादून में अवैध निर्माणों और प्लॉटिंगों पर भी जोरदार प्रहार किया था। एमडीडीए के नियमों का पालन कराना और राजस्व में बढ़ोतरी करना अभिषेक की प्राथमिकता है। एमडीडीए के नियमों का पालन करते सख्त, क्योंकि इसको लेकर खाई सौगंध। अवर अभियंताओं के साथ बैठक कर अवैध निर्माणों और सीलिंग के बाद हो रहे निर्माण कार्यों पर दिए सख्ती के निर्देश। एमडीडीए वीसी वंशीधर और सचिव मोहन बर्निया के आदेशों का कड़ाई से होगा पालन। अवैध निर्माणों पर हुई सीलिंग के बाद निर्माण कार्य हुए तो होगी बड़ी कार्रवाई। और अवैध निर्माणकर्ता आयबाज एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करें निर्माण कार्य। सीलिंग और अवैध निर्माणों की सूची हो रही है तैयार। ऐसे में देहरादून रोड पर सुनील सोनी और बनखंडी में तुलसी देवी के अवैध निर्माणों पर सीलिंग के बाद हो रहे निर्माण कार्यों पर रहेगी पैनी नजर। गूगल मैपिंग और ड्रोन कैमरे से करेंगे निगरानी। पंकज पहवा ने शपथ पत्र देकर एमडीडीए के नियमों का उड़ाया था मजाक, अब उस पर भी होगी पैनी नजर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, लगातार अवैध निर्माण पर जिस तरह से शिकंजा कसना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, ढिलाई बरती जा रही थी। ऐसे में अब जो है नए सदस्य यानी कि अब भारद्वाज के आने के बाद क्या कुछ बदलाव नजर आएगा? अब बिल्कुल कहें सपना अभिषेक भारद्वाज जो है काफी कड़क अधिकारी और एमडीडीए के नियमों का पालन करने वाले अधिकारी माने जाते हैं। अगर हम कहें तो जहां जहां ये पोस्टिंग रहे, चाहे पहले मसूरी रहे, चाहे अभी पिछले 2 साल से कहें तो पछवादून एरिया जो है काफी बड़ा एरिया माना जाता है, जो 60 से 70 किलोमीटर में एरिया आता है, वहां पर काफी कुछ इन्होंने कंट्रोल करने का प्रयास किया और किया भी है। वहां पर जितने भी अवैध निर्माण थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। और सबसे बड़ी बात है इनकी जो एमडीडीए के नियम होते हैं, जो उसका बायलॉज है, उसका पालन कराने के लिए सबसे मुखर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसी बेस पे इनको ऋषिकेश भेजा गया, क्योंकि ऋषिकेश बड़ा अवैध निर्माण हो, चाहे वो सीलिंग होने के बाद वहां लगातार निर्माण कार्य चलते हैं, इस प्रकार की शिकायतें आती हैं। इसीलिए वहां पर कड़क अधिकारी अभिषेक भारद्वाज को भेजा गया है, जिससे वहां का
संतुलन ना बिगड़े, संतुलन लगातार बने रहे। इससे पहले यहाँ पर शशांक सक्सेना थे, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन अब जो अभिषेक भारद्वाज आए हैं, काफी यंग मैन है और काफी कड़ाई से नियमों का पालन करते हैं, और उन्होंने जब यहाँ पर अब चार्ज ले लिया है और उन्होंने स्पष्ट संकेत भी दिया है कि एमडीडीए के नियमों का पालन करना मेरी प्राथमिकता है। आप ज्यादा मानचित्र पास कराएं और मानचित्र के अलावा आप निर्माण ना करें, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये एक संदेश उन्होंने यहाँ पर दिया है। वही अब हम देखते हैं कि अब जिस प्रकार की वहां पर चीजें हैं, और जैसे ही वहां पर आए हैं उन्होंने लगातार हर क्षेत्रों में अध्ययन करने का प्रयास किया कि कहाँ जहां सीलिंग हो गई है वहां निर्माण कार्य ना हो, क्योंकि जो एमडीडी का नियम है कि सीलिंग होने के बाद कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता जब तक एमडीडी उस सील को ना खोले। और कहीं ऐसी चीजें हैं जो नक्शे के भिन्न बनाई जा रही हैं, वहां पर 2 मंजिल का पास है, 5 मंजिलें बन रही हैं, और जहां कहीं ऐसे भी केसेज हैं वहां पर जहां बिना नक्शे के कई मंजिला इमारत खड़ी कर गई है। तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ऐसे निर्माणों पर जो नियम के जो एमडीडी के नियम है उनका अब सख्ताई से पालन किया जाएगा, और ये बहुत जल्दी ऋषिकेश में दिखाई देगा। बिल्कुल, हमें भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब कड़ा और बड़ा एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, चंपावत जिले के लोहाघाट से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां घाट नेशनल हाईवे पर बागधारा के पास बारात की खुशी मातम में बदल गई। दुल्हन को विदा कर लौट रही बारात का बोलेरो वाहन अचानक अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे मां बेटे सहित 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही लोहाघाट थानाध्यक्ष अशोक कुमार की अगुवाई में पुलिस, एसडीआरएफ और फायर टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से खाई में फंसे घायलों को रेस्क्यू कर लोहाघाट उप जिला अस्पताल भेजा गया। थानाध्यक्ष के अनुसार बारात पिथौरागढ़ के शेराघाट के किलोटा गांव से बालातड़ी आई हुई थी। लौटते समय बागधारा मोड़ पर बोलेरो गाड़ी खाई में समा गई। हादसे के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है, जिसमें एक गंभीर घायल को चंपावत जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ये 2:30 से 3 बजे मतलब रात के घाट ब्रिज के पास में गाड़ी गिरी है बता रहे हैं। ये हमारे पास मरीज पहुंचे हैं 5 टोटल, 5:30 से 6 के बीच में, जिसमें से 4 लोग एकदम स्टेबल हैं। एक की थोड़ी हालत गंभीर थी तो उसको आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। जी अभी उपचार चल रहा है, अभी यहीं पे भर्ती रहेंगे कुछ समय के लिए। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में हुई एक संदिग्ध मौत का मामला पुलिस ने महज 48 घंटों के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने खुलासा किया कि जिस भतीजे ने सबसे ज्यादा शोर मचाकर आत्महत्या की कहानी गढ़ी थी, उसी ने अपने चाचा की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या की थी। आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पथरी पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियों में ग्राम धारीवाल के निवासी सुरेश की मौत की सूचना मिली थी। परिजनों द्वारा इसे फांसी लगाकर आत्महत्या बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार ने तत्काल खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। आपको बता दें, पथरी थाना पुलिस टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए और परिजनों से विस्तृत पूछताछ की। पुलिस की गहन पूछताछ में मृतक के भतीजे सुनील ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि घटना के समय सुरेश शराब के नशे में अपने लेटा हुआ था। इसी दौरान भतीजे सुनील ने चुन्नी से अपने चाचा का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश में प्रॉपर्टी डीलर मामला एक बार फिर से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आपको बताते चले, पत्नी ने प्रॉपर्टी डीलर सजल खुराना के खिलाफ विवेचक दिनेश राणा को कराए जाने अपने बयान दर्ज की थी और ऐसे में तहरीर में लिखी गई बातों को बताया था सत्य। पति सजल खुराना के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। पूछताछ के दौरान कई बड़े नामों का हो सकता है खुलासा, कई नामों की हो रही है चर्चाएं। पुलिस की तहरीर में पत्नी ने प्रॉपर्टी डीलर सजल खुराना, सास ससुर, जेठ और मादिया ससुर पर लगाए थे गंभीर आरोप। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सजल खुराना के खिलाफ विभिन्न धाराओं में किया था मुकदमा दर्ज। पुलिस अब सजल खुराना सहित अन्य को बुलाएगी बयान दर्ज के लिए। ऋषिकेश में नहीं थम रही है प्रॉपर्टी डीलर सजल खुराना के मामले की चर्चाएं। तो ऋषिकेश का प्रॉपर्टी डीलर मामला जो है वो एक बार फिर से गर्म हो चुका है। पत्नी ने प्रॉपर्टी डीलर सजल खुराना के खिलाफ विवेचक दिनेश राणा को कराए
अपने बयान दर्ज और तहरीर में लिखी गई बातों को सत्य बताया है। पति सजल खुराना के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए प्रॉपर्टी डीलर का जो ये मामला एक बार फिर से गर्म हो चुका है। पति पर देखिए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ अब तक खुलासे सामने आए हैं? हाँ, सपना कहे तो ऋषिकेश में प्रॉपर्टी डीलर एक सजल खुराना है और उनकी पत्नी का विवाद कहीं ना कहीं लगातार चर्चाओं में रहा। कहीं ऐसे आरोप उसने सजल खुराना और उसके परिवार पे लगाया था। प्राथमिकी पिछले दिनों काफी दर्ज कराई थी, इसमें मुकदमे भी दर्ज हो गए थे और अब हम कहें मामला बीच में लग रहा था कहीं ना कहीं शांत पड़ गया, लेकिन अब फिर मामला कहीं ना कहीं गर्म दिखाई दे रहा है और चर्चा में कई चीजें आ चुकी हैं। क्योंकि अभी फिर अगर कहें तो फिर जो अधिकारी हैं, जो वीट अधिकारी है, उन्होंने वहां पर बुलाया उनको और उसने बयान दर्ज कराया अभी 2 दिन पहले और उन्होंने स्पष्ट रूप से उसने कहा है कि जितना भी मैंने लिखा था उस अपनी प्राथमिक में वो पूरी तरह सत्य है, सही है और उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और अब सबसे बड़ी बात है, कहीं ऐसे नामों की भी चर्चाएं, कहीं और नामों की चर्चाएं कहीं ना कहीं ऋषिकेश में चर्चाओं में बाजार गर्म है। और सबसे बड़ी बात है, अब जो अधिकारी हैं अब वो दूसरी पार्टी सजल खुराना उनको बुलाया जाएगा, उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे। तो कुल मिला के कहें ऋषिकेश में पिछले कई दिनों से ये मामला कहीं ना कहीं चर्चाओं में गर्म है, बीच में ठंडा पड़ गया था, लेकिन अब फिर कहें तो ये बातें फिर दोबारा से, जब से बयान दर्ज कराया गया है उसकी पत्नी द्वारा, फिर कहीं ना कहीं मामले में दोबारा से फिर गर्माहट आई है। और अब यही देखना है कि अब जब दूसरे पक्ष के बयान होंगे, इसके बयान हो चुके हैं, इसने कड़ी कार्रवाई की मांग की है और ये भी कहा है कि जो मैंने प्राथमिक में लिखाया था वो पूरी तरह सत्य है, सही है। और अब यही देखना है जब दूसरे पक्ष से बात होगी, उसके बयान दर्ज किए जाएंगे तो देखना क्या चीज निकल के आती है, यह भी अभी हमें देखना होगा। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए कमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस की तरफ से एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और एआईसीसी सदस्य करण माहरा ने प्रेस वार्ता की। कांग्रेस नेता स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से स्थिति का फीडबैक ले रहे हैं, गणेश गोदियाल ने कहा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार को घेरा। लापता व्यक्तियों को ढूंढने में सरकार नाकाम। गंगोत्री धाम जाने के लिए धराली मुख्य पड़ाव, सरकार ने धराली में बसे मकानों को कच्चा कहकर झाड़ा पलड़ा। वहीं हर्षिल को लेकर कोई रोड मैप नहीं तैयार। धराली के लोग आज भी लड़ रहे जीवन की लड़ाई, सरकार ने छोड़ा बेसहारा, गोदियाल ने कहा। उत्तराखंड को करना पड़ा भारी आपदा का सामना, क्षेत्र के हालात बेहद चिंताजनक। कई घर अब भी क्षतिग्रस्त अवस्था में है, दर्जनों परिवार अस्थायी ठिकानों में रह रहे हैं। आपदा के बाद जीवन सामान्य करने की दिशा में अभी तक नहीं उठाए ठोस कदम। 4 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी सेब काश्तकारों को नहीं मिला मुआवजा। सुविधाओं की दयनीय स्थिति लोगों के दैनिक जीवन को और बना रही है कठिन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।